तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नीट 2027 के लिए भी और नर्सिंग वालों के लिए भी, और जो क्लास +1 में है उनके लिए भी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना चैप्टर है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बात करते हैं ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होगा। देखो, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बात दोनों सिमिलर है, बट दोनों में फ़र्क है। एक फिजिकल प्रोसेस है, दूसरी केमिकल प्रोसेस बन जाएगी, जैसे कि रेस्पिरेशन। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब वो ब्रीदिंग में भी हो रहा है, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन में भी होगा, उसमें कुछ केमिकल चेंजेज आएंगे। ठीक है, दोनों में फ़र्क भी पड़ेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होगा लिविंग सेल्स के अंदर, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तभी हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जबकि जो ब्रीदिंग है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो CO2 बाहर आएगी, सिर्फ इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ये सेल्स की एक्टिविटी है, ठीक है, बट इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ये एक फिजिकल चेंज बन रहा है, ये केमिकल चेंज बन रहा है। कई बार पूछते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट है अपना अब देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। वैसे इसका तुम्हें मालूम होना चाहिए, इसका तुम्हें मालूम होना चाहिए। कि जो ब्रीदिंग होगी और जो रेस्पिरेशन होगी, ब्रीदिंग तो एक फिजिकल चेंज है, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब इसमें रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम, यानी कि इसमें ग्लूकोज रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, तभी तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये तुम उसमें भी पढ़ोगे, जो एनिमल किंगडम है। ठीक है, 4th चैप्टर है। अब जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में मैं बोलूँ कि जो बॉडी सरफेसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, वो आएंगे बिल्कुल सिंपल इनवर्टिब्रेट्स। जैसे बाल मान लो स्पंजिज है। अब जो स्पंजिज ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे पोरीफेरा के अंदर। ठीक है, ये जाएंगे पोरीफेरा के अंदर। सेकंड अपना सिलेंट्रेट, और उसके बाद अपना फ्लैटवर्म्स। इसमें तो होता है बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन, जबकि स्किन के थ्रू या फिर क्यूटिकल के थ्रू, जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होगा उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये किस में होगा, अर्थवोम में होगा, लीचेस में होगा, और एम्फीबियंस में होगा। उसके बाद ट्रेकियल ट्यूब्स, ये किस में होती हैं, इंसेक्ट में सेंटीपीड, मिलीपीड और स्पाइडर। ये एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने एज इट इज। गिल्स या फिर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किस में होगा, फिशेज के अंदर और प्रोन के अंदर, जो हमें याद रखना है। लंग्स पल्मनरी, इसमें कौन आ रहे हैं, मोस्ट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हम भी वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनके साथ में एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अब जो इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ कैसे जो एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है, कहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, कहाँ पे नहीं होगा, वो सारा डिटेल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएगा। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब इसमें क्या है, एक तो हमें पढ़ना है एयर पैसेज के बारे में, दूसरा लंग्स के बारे में। ठीक है, जो लंग्स है वो पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे ना। ठीक है, जो एयर ट्रैक्ट है, एयर पैसेज, एयर कहाँ से जाएगी, ठीक है, जैसे नेजल चैम्बर से पास करेगी, नोस्ट्रिल से जाएगी, वो ओवरऑल प्रोसेस। उसके बाद है अब देखो, रेस्पिरेटरी
जो सिस्टम है या फिर जब एयर पास हो रही है तो उसमें हम अलग अलग जो पार्ट है वो बना रखे हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट आता है अपना, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में एंटर करेगी। जैसे इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, जो एयर है वो एल्वियोलाई तक जाएगी। अब पाथवे होगा पूरा का पूरा, आगे आएगा भी। काम क्या करेगी, ये एयर को क्लीन करेगी फॉरेन पार्टिकल से, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल से, या फिर कोई और अनवांटेड पार्टिकल्स है वो साथ में ना आए। ये साथ में क्या करेगी, ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, अपना जो होम्योस्टेसिस है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का भी काम कर रहा है। अब देखो ये पैसेज है जो तुम्हें याद रखना है। कई बार एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पाथवे है, एयर पहले कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी। जैसे कि अपना है एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, उसे जाएगी नेजल पैसेज यहाँ से, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर है जिसको तुम नेजल कैविटी भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो एयर है वो जाएगी नेजोफेरेंक्स के अंदर, ठीक है। नेजोफेरेंक्स से फिर जाएगी ग्लोटिस के अंदर, ग्लोटिस से जाएगी लेरेंक्स, लेरेंक्स से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर जाएगी प्राइमरी ब्रोंकियाई। अब जो ब्रोंकियाई वो डिवाइड कर दी इसने, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद है टर्चरी ब्रोंकियाई, ठीक है। टर्चरी के बाद फिर जैसे छोटे छोटे कुछ ब्रोंक्यूल्स आएंगी, ब्रोंक्यूल्स में टर्मिनल है और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियाई है। लास्ट में कौन आएगा, एल्वियोलर डक्ट, या फिर बोल सकते हो एल्वियोलाई, ठीक है। जो ब्रोंक्यूल होगी वो क्या होंगी, एल्वियोलाई के अंदर फैली होंगी अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, स्प्रेड होंगी, ये देख भी सकते हो। देखो ब्रोंकियाई से छोटी छोटी पतली पतली सी ब्रोंक्यूल्स बहुत टाइप की तुम्हें दिख रही होंगी। उसके बाद है अब जो एयर पैसेज है, लेरेंक्स का क्या काम है, ग्लोटिस का क्या काम है ना, या फिर ट्रैकिया का क्या काम है, वो सब चीजें। जो लेरेंक्स है इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है, कार्टिलेजिस से बना होता है, जो किस में हेल्प करेगा, साउंड प्रोडक्शन में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम खाना भी खाते हैं, इवन उसको निगलते हैं, तो जो ग्लोटिस है वो क्लोज हो जाते हैं भाई एपिग्लोटिस, ठीक है। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे अपनी विंड पाइप और फूड पाइप है, ठीक है, वो दोनों एक साथ होती हैं। सपोज कि ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, ये कुछ इस टाइप से फ्लिप फ्लॉप्स करती है। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं उसको निगलेंगे ना, तो कुछ टाइम के लिए ऐसे हो जाएगी, यानी कि जो अपनी विंड पाइप है वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बंद हो जाएगी, ताकि वो खाना है ना वो विंड पाइप में ना आ जाए, जिसको तुम ट्रैकिया बोलते हो। जब सांस ले रहे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं जब भी हम किसी भी केस में खाना खा रहे हैं उसको जब निगलते हैं तो उस कुछ सेकंड्स के लिए हम सांस को रोक देते हैं, हम सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, वो इस वजह से। ये एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होगी, ये किसके लिए होगी, ताकि जो फूड है वो एंट्री ना करे किसके अंदर, लेरेंक्स के अंदर, ठीक है। और वैसे भी फूड अगर अपना विंड पाइप में चला गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना, कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। अब जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्चरी ब्रोंकियाई है वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बना देती हैं, जिस जो कि कैसा नेचर का होगा, कार्टिलेजिनस, ठीक है। ट्रेकिया देखो यही डिवाइड करता है जो बता रखा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्चरी ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा पूछते हैं कि ट्रेकिया में T5 से ब्रोंकियाई बनना स्टार्ट हो जाती है, ब्रोंक्यूल सॉरी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया का, ये कुछ रिंग बनने स्टार्ट होते हैं कुछ इस टाइप से, ये रिंग बना रखे, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बना। अब जो वोकल कॉर्ड्स हैं एक्शन में है, ये कुछ दिखा रखा है डायग्राम का। उसके बाद लंग्स, अभी थोड़ा सा इंट्रो दे रहा है कि कौन सा पार्ट है जो किस में पार्टिसिपेट करेगा, रेस्पिरेशन में, है ना। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होगा, और साथ में कुछ डायफ्राम का पोर्शन भी होगा,
जो राइट लंग्स हैं उसके पास 3 लोब होती हैं, जबकि जो लेफ्ट लंग है उसके पास 2 लोब प्रेजेंट होती हैं। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो लंग्स है वो कवर्ड होते हैं एक डबल लेयर के थ्रू, जिसको तुम बोलते हो प्लूरा। जो आउटर पैराइटल लेयर है, आउटर लेयर है उसको पैराइटल बोलते हैं, और अंदर वाली को हम विसरल बोलते हैं। ठीक है। इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, 2 लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे हम उसको। और जबकि ये क्या काम करता है, ताकि वहां पे जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, 2 लेयर है, मान लो ये 2 लेयर बनाई है, इसके बीच में यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन ना बन सके। ठीक है। आगे चलें। अब जो लंग्स है, अब लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट है, या फिर लंग्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा था हमने, प्राइमरी ब्रोंकिय, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स देन एल्वियोलाई। अब जो एल्वियोलाई है और उनके डक्ट हैं वो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, यहां से ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये वाला भी। ठीक है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कौन सा, एल्वियोलर डक्ट है, वहीं पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जो एल्वियोलाई हैं वो थिन स्ट्रक्चर होती हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ फंक्शनल यूनिट होगी लंग्स की। ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या होगी, ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या होगी, क्या होगी, बोलो बोलो। हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दे, गर्मी होगी, बोलो बोलो। और अच्छा, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होगी, ये तो बड़ा आसान है। ब्रेन की फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं हम, न्यूरॉन को बोलते हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट हम किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, और लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है उसको किसको बोलते हैं, एल्वियोलाई को बोलते हैं। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। लंग्स दिखा रखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं। जो राइट लंग है उसके पास 3 लोब होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसके पास सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है, रेस्पिरेशन कैसे होगा। फर्स्ट है पल्मनरी वेंटिलेशन। पल्मनरी वर्ड किसके लिए आता है, लंग्स के लिए आता है, यानी कि हमें ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर ले रहे हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं ब्रीदिंग में, एयर को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन। अभी हम पढ़ेंगे भी, अभी जैसे जो एल्वियोलाई और ब्लड या फिर टिश्यू, उनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ना, वहाँ पे कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कहाँ पे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, वो सारी चीज़ें आएंगी अभी। ठीक है, तभी यहाँ पे देखो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, या जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। गैस का ट्रांसपोर्ट हमें करवाना है। अब जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो क्या होगा, सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जैसे ऐसा बोलते हैं, एक होता है अपने पास सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन को ही तुम क्या बोलते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। अब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा इसमें कौन टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। जबकि एक होता है अपने पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। मैं बोल सकता हूं क्या,
नहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा तो एंडोथर्मिक नहीं है। जैसे यहीं से एक छोटा सा टॉपिक आता है, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ तुमने, ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे ये चीज पढ़ी है। उसमें 3 केसेस बता रखे हैं। पहले तो जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में किस में टूटेगी, पायरुवेट में। पायरुवेट 3 कार्बन एटम होता है, ठीक है। फिर वहां से अलग अलग प्रोसेस बनेगी। एक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन है, एक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और एक पे जहां है बट बहुत कम है। 3 केस बताए थे ना, बताए थे। जहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, CO2, है ना। ऐसा किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होगा। और जहां पे ऑक्सीजन होगी बट कम होगी, ऐसा कहाँ, जैसे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम वगैरह में, इंडोर कर लो आउटडोर कर लो, कुछ टाइम के बाद हम थक जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारी मसल्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और हमें थकान महसूस होती है, समझ रहे हो। और जहां पे ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है अपना, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, देखो सिंपल मैंने बताया था, जो ब्रीदिंग है वो क्या है, एक फिजिकल फिनोमिना है। ब्रीदिंग एक फिजिकल फिनोमिना है। और फिजिकल फिनोमिना में क्या होगा, जस्ट एक है इंस्पिरेशन, एक है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में तो क्या होगा, इनटेक ऑफ एयर इनटू लंग्स, जबकि एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपेलिंग या फिर एक्सपिरेशन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। इसमें तो एयर का बाहर आना, इसमें एयर का ऑक्सीजन या फिर एयर का अंदर जाना, ठीक है। कौन था ये, चलो अब देखो मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का या फिर इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, ये हम सोच भी सकते हैं, जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, डायफ्राम बाहर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटली तुम कर सकते हो। अब देखो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो वर्टिकल वॉल्यूम है या फिर मैं बोलूँ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम सांस लेंगे हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जो रिब्स और स्टर्नम है वो लिफ्ट अप होगा, ठीक है। सांस लोगे, ये स्टर्नम है, ठीक है, जिससे रिब्स जुड़ी होती हैं। डायफ्राम का केस सेम वही है। जैसे हम सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर अंदर जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, हम सांस लेंगे तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो रिब्स होंगी, स्टर्नम होगा, वो क्या करेंगी, लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ आएंगे। जिसमें कि जो वॉल्यूम है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल बढ़ जाएगी। जो थोरेसिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है, ऐसा तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कौन सा लो कह रहा है, कौन सा लो कहता है कि प्रेशर जब बढ़ता है वॉल्यूम घटती है, कौन सा लो कह रहा है, बॉयल्स लो, स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, है ना, एवोगैड्रो लो, ये चीज बॉयल्स लो कहता है। बॉयल्स लो बोल रहा है प्रेशर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगी, या फिर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या मैडम क्यूरी, कोई बात नहीं,
देखो यहाँ पे प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, यही केस है सिंपल। लंग्स क्या करेंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ ये देखो, ये केस हमें समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, ओवरऑल चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगी ना, तो एयर मूव्स करेगी फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स। ये केस किसका है, इंस्पिरेशन का, जब हम सांस ले रहे हैं। अब जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। देखो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे या फिर डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो थोरेसिक रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इंस्पिरेशन में तो थोरेसिक रीजन बाहर की तरफ आया था, जैसे हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रही है इसका मतलब प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डिफ्यूजन फिनोमिना हुआ ना, डिफ्यूजन फिनोमिना हुआ। अब इंस्पिरेशन में तो क्या था, अंदर प्रेशर कम था, बाहर प्रेशर ज्यादा था, ये P2 हाई प्रेशर, ये P1 लो प्रेशर। इंस्पिरेशन में तो बाहर प्रेशर ज्यादा था और अंदर कम था, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर जा रही थी, इंस्पिरेशन हो रहा था। यहाँ पे अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, यानी कि यहाँ पे P2 कम है जबकि P1 ज्यादा है, तो जो ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपिरेशन करवाना है, तो डिफ्यूजन फिनोमिना फॉलो हो रहा है ना। अब ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, अब जब हम धक्के से सांस को बाहर निकालते हैं तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं एंड इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। या फिर ये किस टाइम पे होता है, ड्यूरिंग रनिंग, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हमें रेस्पिरेटरी साइकिल, ये देखो ये वाला तुमने देखा है, या फिर जो अभी जिसको प्रॉब्लम होती है, नहीं अब अभी पेशेंट देख लो जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, हाँ, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स बन सकते हैं, अस्थमा वगैरह जो भी है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे मान लो उसके अंदर ये कुछ इस टाइप से होता है, इसमें ना 3 ट्यूब होती हैं कुछ इस टाइप से, और उसमें बॉल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे लगी होगी एक पाइप, ठीक है। इस पाइप के थ्रू ना जितना प्रेशर लगा सकते हैं वो इनको उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है। अगर कोई बॉल को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है तो ऑन एन एवरेज ऐसा बोल रहे हैं कि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही है, ठीक है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी साइकिल है वो किसके बराबर होगा, एक बार हमने सांस लिया एक बार सांस छोड़ दिया, वो रेस्पिरेटरी साइकिल बना, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा इसमें, जो रेस्पिरेटरी रेट होगा नॉर्मली, यानी कि हम रिलैक्स मोड में बैठे हैं और हम सांस ले रहे हैं, तो वो कितना होगा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। स्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, स्पायरोमीटर या फिर रेस्पायरोमीटर बोल सकते हो। ये बेसिकली क्या मेजर करता है कि रेस्पिरेटरी रेट कितना है किसी पर्सन का, ठीक है। अब ये आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। इसकी एक एक अलग से वीडियो डाल रखी है ग्राफ की फॉर्म में, एक बार वो भी देख ले, नहीं डाल रखी है, जैसे कुछ ग्राफ की फॉर्म में अगर मैं बताऊं, जैसे कुछ इस टाइप से उसमें ग्राफ बना रखा है, कुछ इस टाइप, ये कुछ इस टाइप से वो ग्राफ बना रखा है, उस ग्राफ को समझना, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी, 500 ml होगी। होती क्या है, जो वॉल्यूम हम इंस्पायर करें एक्सपायर करें ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितनी होती है, 500 ml। इस पे मैचिंग द फॉलोइंग जरूर आते हैं, पूछ लेते हैं,
हम्म, ये याद होंगी तभी तो आएंगे। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको तुम बोल रहे हो आईआरवी। इसका मतलब क्या है, जो एडिशनल वॉल्यूम है एयर की जिसको हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, धक्के से सांस लेना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, धक्के से सांस को छोड़ना। ये कितनी होती है 2500 टू 3000। ये कितनी होती है 1000 टू 1100। जबकि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है, जैसे हमने धक्के से सांस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसके बावजूद भी लंग्स के अंदर जो क्या बच जाती है एयर, उसको हम क्या बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। 1100 से कितनी होती है 1200 होती है। ठीक है, अब ये कैपेसिटीज दे रखी हैं साथ में। जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं आईसी, ये किस किस से मिलके बनती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस में आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों मिला के क्या बनते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है। यानी कि ये वो वॉल्यूम है एयर की जिसको हम इंस्पायर कर रहे हैं जब हम नॉर्मली सांस को छोड़ देते हैं। कितनी होती है 3000 टू 3500। ठीक है, 3000 टू 3500। अब देखो, जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है ईसी बोलते हैं, ये किसके इक्वल होगा टीवी प्लस सीआरवी। ये वो वॉल्यूम है जिसको हम एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद। ये कितनी होती है 1500 से 1600। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है या फिर एफआरसी कैपेसिटी बोलते हैं इसको। ये कौन सी है, जो लंग्स में रह जाती है कब, आफ्टर ईआरबी प्लस आरबी, उसको हम बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वीसी किसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों मिलकर क्या बना रही है वीसी बना रही है, वाइटल कैपेसिटी। 3500 से कितनी है 4500। फिर आती है टीएलसी। टीएलसी का मतलब सबको जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सबको जोड़ के जो वॉल्यूम बन रही है वो क्या है अपनी टोटल लंग कैपेसिटी है। ये कितनी होगी 5000 टू 6000। अब उसके बाद जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी बनी है, एक आती है अपने पास डेड एयर वॉल्यूम। डेड एयर वॉल्यूम किसको बोलते हैं, इसमें बोल रखा है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर किसी गैस का वो पार्ट जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं डेड एयर। वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेट 150 ml होती है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब गैस एक्सचेंज होगी, इसमें दो पोर्शन बता रखे हैं। एक तो किस किस के बीच में, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, और एक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच। ठीक है, इनमें हमें क्या पढ़ना है रेस्पिरेशन पढ़ना है, गैसेस एक्सचेंज पढ़ना है इसके बीच में। अब जो एल्वियोलाई हैं वो क्या होते हैं प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, गैस एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट्स कौन सी होंगी एल्वियोलाई होंगी। ऑक्सीजन या फिर CO2 एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर कौन से हैं, प्रेशर चेक करना पड़ेगा या फिर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेक करनी पड़ेगी। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस यहाँ पे कौन सा लो लग सकता है, हाँ हेनरीज लो +2 में। मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करेगी, जो सरफेस एरिया है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का उस पे डिपेंड करेगी। क्या डिपेंड करेगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये रखो, ये समझ लो क्या हो गया। ये समझना है, और ये ग्राफिकल फॉर्म में भी लगा लो, कैसे भी लगा लो। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस, किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होगा या तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का CO2 का, ऑक्सीजन वाले को हम PO2 बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, CO2 वाले को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2। ये दे रखे हैं, अब ध्यान से सुनना इसको। देखो, जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है ऑक्सीजन का, और प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं MM ऑफ Hg के अंदर। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक एयर,
एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू प्रेशर, कितनी है 159, ठीक है, कितनी प्रेजेंट है 159। एल्विलाई के अंदर कितने प्रेजेंट है 104। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, डिफ्यूजन हो गया। और फिर उसके बाद एल्विलाई से वो ब्लड में, ब्लड कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कितनी है 40। अब यहाँ से यहाँ गया मैं, कम होगी, यहाँ से फिर यहाँ गया फिर कम होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा फिनोमेना फॉलो हो रहा है डिफ्यूजन का। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ तक पहुंची है ब्लड, ठीक है सेम। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो चुका है, यानी कि जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसा हो चुका है ऑक्सीजनेटेड। मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन बाइंड अप कर चुकी है ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना हुआ 95 Hg। अब इसको किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू के साथ, फिर वो क्या करेगी डिफ्यूजन करेगी 95 to 40। अब सुनना ध्यान से, टिश्यू में जब ऑक्सीजन कम होगी तो वहां पे CO2 ज्यादा होगी, ठीक है, जब ऑक्सीजन कम होगी वहां पे CO2 ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन टिश्यूज के पास आई है तो वहां से CO2 को बाहर निकलना है। फिर फिनोमिना फॉलो कर लो, टिश्यूज के अंदर जो CO2 का प्रेशर है वो कितना है 45 mm of Hg, जबकि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड के पास तो CO2 कम होगी ना, तो ये कितनी है 40। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्यूजन हायर टू लोअर, ठीक है। अब क्या करना है इस CO2 को बाहर निकलना है। अब ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम मिलेगा और CO2 का ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इसको फिर क्या करना है बाहर निकालना है। अब यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे कितनी है 40 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है डिफ्यूजन हो रहा है। फिर इसको 40 से फिर बाहर निकालना है एटमॉस्फेयर में, ये कितनी है 0.3, यानी कि यहाँ पे फिर क्या हो रहा है डिफ्यूजन, ठीक है। इसलिए डिफ्यूजन का फिनोमेना जरूरी है और ये वाला प्रेशर तुम्हें मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो गैसेज है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी मूव करेगी ना। प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन जो अभी तुम्हें बताया सेम वही चीज बता दी इसमें। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई एयर के अंदर वो ज्यादा होगा कितना 104 mm of Hg, जबकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेशर कितना होगा 40 mm of Hg। जब प्रेशर जहां पे कम होगा और एक प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा तो ज्यादा से कम की तरफ आएगी ना, तो वहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेशर कम है जबकि एयर के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, ठीक है। मैम इनको बोलना एक बार क्लास ले रहे हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? देखो मान के चलो अब Hb+O2 Hb+CO2 ये दो केस हम पढ़ते हैं, ठीक है, दो केस हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का मतलब है कि जब ऑक्सीजन और CO2 किसके साथ बाइंड कर रही है ब्लड के साथ, ब्लड में कौन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb+CO2 क्या बनता है बोलो, Hb+CO2 क्या बनता है बोलो, इसको नाम देते हैं हम नहीं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यही तो गलती करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है जब हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। ये आया समझ में? जहां पे प्रेशर ज्यादा और एक जहां पे प्रेशर कम, ज्यादा से कम की तरफ गैस क्या करेगी मूव करेगी, ऑक्सीजन हो चाहे CO2। सोल्युबिलिटी है CO2 की 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो CO2 की अमाउंट है वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है किसके साथ मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। ये चीज़ इसने बता रखी है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है 3 लेयर से बनी होती है। एक है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, एक है एंडोथेलियम एल्वियोलर कैपिलरीज की, और एक है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको तुम बोल सकते हो।
ठीक है। ये जो तीनों हैं इनकी थिकनेस कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर। इट इनेबल्स इजी गैस एक्सचेंज, मतलब गैसेज एक्सचेंज को ये आसान बनाती है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है। ये एल्वियोलर एक्टिविटी है, मतलब एल्वियोलाई है, कैविटी है, सॉरी नॉट एक्टिविटी, कैविटी है। ठीक है, और ये लेयर बना रखी है मेम्ब्रेन की। ठीक है, तीनों की तीनों स्क्वैम, जो पतले वाली होगी वो किससे बनी होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम से। जो बीच वाली होगी वो क्या है, एंडोथेलियम। और एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको तुम बोल सकते हो। इनकी थिकनेस कितनी होगी, 0.5 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी की पूरी, जो एनसीईआरटी में है वो बेस्ड है। अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसको मैं बोल सकता हूँ, अगर एल्वियोलाई में ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। जितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट होगा, मैं बोल सकता हूँ। अब उसके बाद, अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज अभी हमने पढ़ा था। देखो, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से कहाँ, लंग्स से टिश्यू के बीच में, या फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स के बीच में। इन दोनों के बारे में पढ़ना है फिजिकल सॉल्यूशन में। यानी कि इसमें कौन यूज हो रहा है, ब्लड, प्लाज्मा। और यहाँ पे बनता है कार्बोनिक एसिड, ये पे बताऊंगा कैसे बनता है। इसमें तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि Hb+O2। इसमें बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसका मतलब Hb+CO2। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोले तो वो किससे बनेगा, Hb+ में कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। आ जाओ फिर। देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ये डाटा तुम्हें याद रखना है। ये डाटा क्या कह रहा है, फिजिकल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें सिर्फ 3% जो ऑक्सीजन है वो कैरी की जाती है प्लाज्मा के थ्रू। यानी कि 3% जो डिफ्यूजन होगा वो कौन करवाएगा, ब्लड करवाएगा। 95% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगी, ब्लड के अंदर भी देखो प्लाज्मा 55% होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 3% तो ट्रांसपोर्ट करवाएगा कौन, प्लाज्मा। 97% जो ट्रांसपोर्ट कराएगा कौन होगी, आरबीसी होंगे। ये चीज याद रखनी है। देखो, 97% ऑक्सीजन है जो ट्रांसपोर्ट की जाती है किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू। जब ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर के अंदर तो वो क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन के साथ 4 हीम यूनिट्स होती हैं, यानी कि 4 आयरन के ग्रुप मिलते हैं एक हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, याद रखना इस टाइप से। ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ठीक है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के पास कितने मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, 4 होंगे। अब देखो, हीमोग्लोबिन प्लस में ऑक्सीजन, क्या होगा, जब हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा तब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तब तो क्या बनेगा वहां पे, ब्लड ऑक्सीजनेटेड बना है ना। लेकिन इसका तुम क्या कर दो, रिवर्सिबल, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो इस फिनोमेना को। रिवर्स में क्या होगा, इसको यहां से अगर यहां जाना है, इसका मतलब CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाना है यहां से यहां, तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। तो देखो, हाई प्रेशर ऑफ CO2, अगर CO2 का प्रेशर हाई होगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे लो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है। या फिर मैं बोलूं, जो H+ आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है जिसको तुम पीएच बोलते हो। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि इन 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। एल्वियोलाई का अगर मैं केस लूं तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, इसको रिलेट करना है। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का
पार्शियल प्रेशर कम होगा वहां पे H पॉजिटिव आयन भी क्या होंगे, कम होंगे, और वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान से सुनना, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा वहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयन भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक, इसको उल्टा कर दो, जहां पे CO2 CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होगा, वहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो फैक्टर है ये क्या बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, टिश्यू के अंदर क्या होगा, टिश्यू के अंदर, अब देखो ये तो एल्वियोलाई के अंदर है, अब एल्वियोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो टिश्यू के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तभी तो डिफ्यूजन होगा ना। अब यहाँ पे देखो केस क्या है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयंस भी वहां पे ज्यादा होंगे, तो टेम्परेचर भी वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वही केस बता रखा जो। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाएगा और वहां पे रिलीज होगी ऑक्सीजन। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, अगर वो किस में है, ब्लड में है। अब ध्यान से सुनना, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सुन लो, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है टिश्यूज के अंदर। ठीक है, कब, जब हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। 95 कहाँ 95, ऑन एन एवरेज बताया, अगर हम सांस ले रहे हैं ना बिल्कुल आराम से, तो अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर रही है तो ऑक्सीजनेटेड बना, उसका 100 ml पार्ट होगा, वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जितना इसको बढ़ाओगे उतना इसको, ये तो एक एवरेज डाटा दे रखा है। खत्म। नहीं भाई, इसमें एक दो चीजें और बतानी रहती है। ठीक है, यहां तक बताओ पहले, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, वैसे मोस्टली जो केसेस बनेंगे इसके अंदर यही केसेस बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसमें। अब जैसे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, या फिर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ेगी, एल्वियोलाई के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा, ठीक है, टिश्यूज के अंदर बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इन सारी बातों को रिलेट करना जो इसके अंदर तुम्हें बताई गई है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हम कर दो।